हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी ने हमारी कहानी यह कैसा प्यार के पहले 2 भागों में देखा कि वैष्णवी और पम्मी नाम की 2 लड़कियां जब स्कूल से अपने कॉलेज में जाती है तो वहां रुपेश नाम के एक लड़के को देखकर दोनों के दिल में धक धक होने लगती है। रुपेश वैष्णवी को पसंद करने लगता है। आज वैष्णवी और रुपेश कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैष्णवी, तुमने अपना नाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं दिया? मैं इस प्रतियोगिता में किसके सामने दिखूंगी? अगर मैं उसमें भाग लेती भी हूँ तो सबसे लास्ट में आऊंगी। यह प्रतियोगिता खूबसूरत लड़कियों के लिए है, ना कि मेरे लिए। वैष्णवी, कभी मेरी नज़रों से देखना तुम खुद को। तुम इस कॉलेज की ही नहीं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पहली बार रुपेश के मुंह से अपने लिए इस तरह की तारीफ सुनकर वैष्णवी शर्म से लाल हो जाती है। तभी वहां पर पम्मी आती है और कहती है, अरे वैष्णवी और रुपेश, तुम लोग यहाँ बैठे हो। सर ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। चलो चलकर देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। जब सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ प्रोफेसर डेविड। डियर स्टूडेंट, प्रतियोगिताओं के अगली कड़ी में हमारी एक प्रेम कहानी है, जिसमें हमने नायक के रूप में रुपेश और नायिका के रूप में वैष्णवी को चुना है। आप दोनों लोग रिहर्सल और कॉस्ट्यूम की तैयारी कर लीजिए। प्रोफेसर डेविड के इस अनाउंसमेंट से पम्मी को थोड़ा झटका लगा। एक बार तो उसका मन किया कि वह अपना नाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट से हटवाकर प्रेम कहानी में रुपेश की हीरोइन बन जाए। लेकिन अगले दिन से रुपेश और वैष्णवी में प्रेम कहानी के रिहर्सल के साथ साथ और अधिक बॉन्डिंग होती चली गई। एक दिन जब मार्केट में वैष्णवी अपनी छोटी बहन प्रज्ञा के साथ प्ले के लिए गाउन खरीद रही थी, तभी वहाँ रुपेश भी आ जाता है। अरे वैष्णवी, तुम यहाँ? यार रुपेश, पूरा मार्केट घूम ली हूँ पर वह हीरोइन वाला गाउन मिल ही नहीं रहा है। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? चलो, मैं तुम्हें गाउन दिलवाता हूँ। रुपेश एक दुकान पर ले जाकर वैष्णवी को गाउन दिलाता है और फिर कहता है, इसमें थोड़ी फिटिंग बाकी है, उसको करवा कर मैं तुम्हें प्ले वाले दिन ही कॉलेज में दे दूंगा। देखते ही देखते प्ले वाला दिन आ जाता है। जब रुपेश वैष्णवी का गाउन लेकर कॉलेज में पहुंचता है तो ये वैष्णवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, वो रही पम्मी, उसी को दे देता हूँ, वह पहुँचा देगी। रुपेश वैष्णवी का गाउन पम्मी के हाथों में उसे पहुंचाने के लिए दे देता है। पम्मी वैष्णवी का गाउन लेकर सीधे कॉलेज के गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाती है। वैष्णवी, रुपेश ने तुम्हारा गाउन दिया है और यह छोटा सा केक भी। उसने बोला है कि वैष्णवी सुबह से ही भूखी होगी, उसे खिला देना। ठीक है, रख दो, मैं भी चेंज करके खा लूंगी। पम्मी चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वैष्णवी चेंजिंग रूम में ही बेहोश पड़ी है। आनन फानन में जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर, इसकी तो डेथ हो चुकी है। पर सर, ये कैसे हो सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी कि इसकी डेथ कैसे हुई। वैष्णवी की मौत की खबर सुनकर उसके मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रुपेश बहुत परेशान हो जाता है। वैष्णवी के घर में तो एकदम मातम सा छा जाता है। वैष्णवी की छोटी बहन प्रज्ञा को पहले तो रुपेश पर शक होता है। वह अपनी बहन की मौत का छानबीन करने के लिए कॉलेज जाती है, जहां लाइब्रेरी में जाने पर उसे रुपेश बेजान सा बैठा दिखाई देता है। रुपेश भैया, वैष्णवी दीदी को कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो कैसे गया। भैया, आपके कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे ना? क्यों ना एक बार उसे चेक किया जाए। प्रज्ञा और रुपेश कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो चेंजिंग रूम से लास्ट टाइम में पम्मी बाहर निकलती दिखाई देती है। पम्मी दीदी के हाथ में गाउन के अलावा खाने के पैकेट जैसा कुछ था। कहीं उन्होंने तो नहीं? अरे अरे, नहीं नहीं, पम्मी दीदी तो वैष्णवी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ प्रज्ञा, पम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रज्ञा और रुपेश कॉलेज के लॉबी में खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पम्मी भी आ जाती है। प्रज्ञा, तू और यहाँ, तू यहाँ क्या कर रही है?
कुछ नहीं दी, रुपेश भैया से थोड़ी बातचीत करनी थी। कम ऑन रुपेश, कब तक तुम ऐसे सैड सैड वैष्णवी के बारे में सोचते रहोगे? थोड़ा अपने आप को संभालो। देखो, मैंने मूवी की 2 टिकट खरीदी हैं, चलो मूवी देख कर आते हैं। पम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, अरे दीदी को मरे अभी 4 दिन भी नहीं बीता, लेकिन पम्मी दीदी के चेहरे पर दुख की एक लकीर भी नहीं है और वह इस समय रुपेश भैया के साथ मूवी देखने का प्लान कर रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। प्रज्ञा अपनी सोच में डूबी ही थी कि तभी फिर से रुपेश, क्या हुआ प्रज्ञा? अरे कुछ नहीं भैया, पम्मी दीदी ठीक कह रही हैं, आप दोनों जाकर मूवी देखाओ, इससे आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। पम्मी रुपेश को लेकर मूवी देखने चली जाती है। इधर प्रज्ञा जब कॉलेज से लौट रही होती है तो उसे एक अनजान कॉल आती है। यह कॉल पोस्टमार्टम डॉक्टर की थी। प्रज्ञा बेटा, वैष्णवी की मौत ज़्यादा मात्रा में ड्रग लेने से हुई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अपने पापा को पीएम हाउस भेज देना। अब प्रज्ञा का शक लगभग यकीन की तरफ बढ़ चुका था। वह तुरंत ही फोन करके रुपेश से कुछ बात करती है। प्रज्ञा से फोन पर बात करने के बाद थिएटर में बैठा रुपेश बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वह पम्मी को उसके घर छोड़ने जाता है तो अंधेरी रात की एक सुनसान जगह पर अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। ओहो, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? इसे भी यहीं खराब होना था। रुपेश, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। वहाँ देखो, पेड़ के पीछे कोई दिखाई दे रहा है। मैं टॉर्च चलाकर देखती हूँ। पम्मी जब टॉर्च लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो अरे यहाँ तो वैष्णवी है, यहाँ तो मर चुकी है, यह कैसे हो सकता है? पम्मी यार, यह तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। आओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में बैठो। पम्मी डर के मारे भागकर फिर से गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वैष्णवी को बैठा देखकर, वैष्णवी का भूत अपनी गाड़ी के पीछे सीट पर बैठा है, मुझे बहुत डर लग रहा है रुपेश। ऐसा बोलते हुए डर से पम्मी अपनी आंख बंद कर लेती है। पम्मी, तुम भी ना, पीछे वाले सीट पे तो कोई नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हारे मन में डर बस गया है बस। डरी सहमी पम्मी किसी तरह अपने घर पर आ जाती है, लेकिन डर से वह पूरी तरह से बीमार पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद जब पम्मी की सेहत थोड़ी ठीक होती है तो वह रुपेश और प्रज्ञा को फोन करके अपने घर पर बुलाती है। रुपेश पम्मी के घर पहुंचते ही, पम्मी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी हूँ अब। अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं, घर पर नहीं है क्या? हाँ, वह गांव पर दादी की तबीयत खराब थी तो वे वहाँ गए हैं। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। पम्मी दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है तो, तुम्हारी कॉफ़ी कहाँ है पम्मी? मैं अभी जस्ट पी हूँ, तुम लोग पियो। कॉफ़ी पीने से पहले ही अचानक से प्रज्ञा के हाथों से कॉफ़ी का कप पम्मी के कपड़ों पर गिर जाता है। ओहो सॉरी, गलती से तुम्हारे कपड़ों पर गिर गई। अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर धुल आती हूँ। जब पम्मी किचन से अपने कपड़ों को साफ करके वापस आने लगती है तो उसे देखकर प्रज्ञा बोलती है, दीदी बीमारी की बात से तो आपका चेहरा एकदम चमकने लगा है। हाँ, तुम दोनों ने मिलकर तो बहुत अच्छा प्लान किया था मेरा चेहरा बर्बाद करने का। क्यों प्रज्ञा और वैष्णवी का हम शक्ल बन के तुमने मुझे बहुत डराया, लेकिन अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। जिस तरह रुपेश को पाने के लिए मैंने तुम्हारी बहन को ओवरडोज ड्रग्स देकर मार दिया, उसी तरह आज इस समय तुम दोनों जो कॉफी पी रहे हो उसमें भी मैंने जहरीली ड्रग्स मिला रखी है। बहुत अच्छा पम्मी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, आज तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जब तुमने हम दोनों को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया तभी हमें मालूम चल गया कि तुम हमारी सारी सच्चाई जान चुकी हो। इसीलिए हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि तुम्हारा दिया हुआ हम कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तुम्हारे ड्रेस पर मैंने जानबूझकर अपनी कॉफ़ी गिराई थी जिससे हमें तुम्हारी जहरीली कॉफ़ी फेंकने का मौका मिल सके। अभी तक हम तुम्हारे सामने कॉफ़ी पीने का नाटक कर रहे थे,
लेकिन इस नाटक के बीच प्रज्ञा ने मोबाइल से तुम्हारे द्वारा बोली गई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। घर के बाहर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। पुलिस वैष्णवी की हत्या और रुपेश प्रज्ञा की हत्या की कोशिश के जुर्म में पम्मी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस तरह रुपेश न पम्मी का हो पाता है न ही वैष्णवी का। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।